यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं पुनः आप लोगों के सामने और ये उम्मीद करता हूँ कि पिछले जो क्लासों में आपने अध्ययन किया, जो आपने स्टडी किया वेक्टर्स के बारे में, उससे काफ़ी अच्छा खासा इंफॉर्मेशन आपको आ गया अबाउट द बेसिक्स ऑफ द वेक्टर्स। आज भी हमारा क्लास वेक्टर पर ही आधारित होगा। इसमें मैं स्पेशली आपको बताऊंगा कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर and how to find the resultant of a vector when more than two vectors are involved. Now this is a very important class and must have a conceptual clarity over it. Yes. आप यहाँ पर बोर्ड पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर एंड रिजोल्यूशंस ऑफ ए वेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर? सपोज कीजिए कोई एक वेक्टर है, इसका मतलब क्या हो गया? कोई एक वेक्टर क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल फोर्स है। फोर्स मस्ट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, नाउ इफ द सेम फोर्स कैन बी स्प्लिट इनटू टू और मोर पार्ट्स in magnitude and direction such that combined effect of these parts have the same bearing as the single vector, then the process is called splitting of a vector or simple a resolution of a vector. तो जरा शॉर्ट में मैंने क्या बोला इन लाइनों? ये मैंने बताया कि किसी भी वेक्टर को डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट डायरेक्शन में अगर स्प्लिट या तोड़ा जा सकता है या बांटा जा सकता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर। एंड द पार्ट्स अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो यहां पर स्पष्ट रूप से आपको दो बातें याद आ जाना चाहिए। व्हाट इज द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड व्हाट इज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर? Resolution is a process to split up a given vector into different directions, and the splitted part are called components of the vector. चलिए मैं इसे लिख भी देता हूं बोर्ड पर और आप इसका नोट्स भी बना लीजिएगा ताकि आपके पास एक बेहतरीन नोट्स रहे, कभी भी किसी भी समय आप रिवाइज कर सकते हैं। चलिए कंपोनेंट्स ऑफ रिजोल्यूशन, सबसे पहले रिजोल्यूशन Resolutions is a process of splitting, मतलब बांटना, of a given vector into different direction. Two or more. Two or more. In magnitudes, with magnitudes. Such that their combined effects have same effect as single vector in magnitude and direction. And the different parts splitted parts, टूटे हुए parts in different directions
are called components of vector. तो यह स्पष्ट हो गया. Resolution is a process of splitting vector and the splitted parts are called components of a vector. Next, yes. Now the vector can be splitted into perpendicular directions, that is called Cartesian coordinate directions, or in a given directions also, given and set direction also, which may not be perpendicular directions. Okay, then we move on to this. So let us consider there is a vector and I give its name. Let us suppose it is a vector and the two directions are x-axis and y directions. That is, हम यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं? Resolution of a vector, वर्ड को ध्यान दीजिएगा, एक ही वेक्टर इनटू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस इन ए प्लेन. आप यहां पर वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, दो बात है, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस एंड इन ए प्लेन. तो ये कौन सा प्लेन हो गया? एक्स वाई प्लेन है. मैं इसमें स्पेशली आपको एक्स वाई प्लेन पर चर्चा कर रहा हूं. एक्स डायरेक्शंस को हम लोग कौन सा डायरेक्शंस कहते हैं? आई यूनिट वेक्टर. और वाई को कौन सा डायरेक्शंस कहते हैं? जे यूनिट वेक्टर. नाउ दिस इज ए वेक्टर. आप इस पर परपेंडिकुलर डाल, ड्रॉप ए परपेंडिकुलर, लेट अस सपोज ओ. सो दिस पार्ट ओ से लेके हम इसका वेक्टर का नाम एम तक देते हैं. ओ एम इज कॉल्ड ए एक्स, दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज इक्वल टू ए कॉस थीटा. और अगर हम इसकी बात करें, ये वाला कंपोनेंट्स कितना हो जाएगा? तो दैट इज कॉल्ड ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज ए साइन थीटा. देयरफॉर द गिवन वेक्टर ए कैन बी रिटन एज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे. These are the components. So what is the AX? AX is equal to component of A along x axis. और इसके मैग्नीट्यूड क्या हो गया? A cos theta. Similarly, what is the AY? AY is component of a vector along y axis, and what is its magnitude? A sin theta. तो कंबाइंड इफेक्ट इसे हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे. तो ये जो कंपोनेंट है ए एक्स आई, दिस इज कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस. व्हाट इज द ए एक्स आई? दिस इज कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट of A along x axis. और उसी तरह से हम लोग अगर इसे ए वाई जे पूछे तो क्या हो जाएगा? दिस इज अ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस. कभी कभी इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसकी कोऑर्डिनेट को x और कॉमा y दीजिए तो इस वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ax के जगह पर क्या हो जाएगा? आप ये x केवल लिख सकते हैं. इसको जरा सा उस कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? a इक्वल टू एक्स. ये डिस्टेंस क्या होता है? o से लेके m तक का बेटा ओ एम इज इक्वल टू एक्स, और इसे m दिए हैं तो इसे n दीजिए, एन एम इक्वल टू वाई. इसलिए a के समान ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? x हो गया और डायरेक्शन i हो गया. उसी तरह से दूसरा क्या हो जाएगा? y. तो दिस इज द कंपोनेंट्स. एक्स एंड वाई क्या कहलाता है? कंपोनेंट्स. वेयर एक्स एंड वाई आर components
of a vector along x and y directions respectively. तो मैंने क्या किया, इस a को हम लोग दो चेंज करके लिख दिए. a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a cos थीटा i प्लस a sin थीटा j. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वहां से अगर उठा लें तो ये क्या हो सकता था, a cos थीटा i प्लस a sin थीटा j. This is called vector in a components form. A cos theta is the x component, a sin theta is the y component. आपको स्पष्ट रूप से लिखा. नेक्स्ट, हाँ इसमें एक बात और भी हो सकता है कि आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इस तरह के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है और ये ऊपर का डायरेक्शन रहेगा तो भी पॉजिटिव है. तो कंपोनेंट्स लिखने वक्त ये ध्यान दीजिएगा कि आपका डायरेक्शंस को क्या किया गया है. इसी डायरेक्शंस को अब हम और क्लैरिटी के साथ आपको बताते हैं, विद गुड एग्जाम्पल भी बताते हैं, आप बेहतर ढंग से समझें. नेक्स्ट, इस एग्जाम्पल को आप देखिए. एक वेक्टर है जिसका नाम O से P तक दिया हुआ और ये फोर्स वेक्टर है 100 न्यूटन का है. आपसे क्या कहता है, राइट x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स. आप क्या कीजिएगा, इसके लिए आपके पास दो चीजें, परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए. दिस इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 100 cos 37. तो इस वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट O से M तक, OM इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड दिस इज इक्वल टू 100 cos 37 डिग्री. और किस डायरेक्शन में जा रहा है आप ये भी देख सकते हैं, कंपोनेंट का डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन का है. तो आपका बेहतर ढंग से लिखने के लिए 100 cos 37 का वैल्यू 4/5 होता है. कई बार मैंने चर्चा किया, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, इसका मतलब 80 न्यूटन. और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है आप ये चेक कर सकते हैं, इस साइड जा रहा है. एरो को देखिए, एरो इधर है, इसकी कंपोनेंट घुमाएंगे इस साइड हो जाएगा, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा. और ये किस साइड जा रहा है, इसका वैल्यूज क्या दे सकते हैं, आई डायरेक्शन में जा रहा है. OM अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म, तो ये हमारा 80 न्यूटन आई डायरेक्शन में. दूसरा, इस डायरेक्शन की अगर बात कीजिए तो ये वेक्टर का इधर कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट ऊपर की ओर जाता हुआ, इसीलिए अगर हम लोग चर्चा करते हैं O से लेके M N ले लीजिए तो ON कितना हो जाएगा वेक्टर के फॉर्म में 100 sin 37. जब आपका एक कॉस हो चुका है तो दूसरा साइन आएगा, ये आएगा 100 आएगा. sin 37 का मतलब 3/5 होता है, इसका मतलब हो जाएगा 60 न्यूटन हो गया. और ये डायरेक्शन भी किधर अप हो गया, इधर जाने वाला पॉजिटिव होता है और इस साइड जाने वाला भी पॉजिटिव. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा. इसीलिए f की वैल्यूज को हम लोग कितना करके कंपोनेंट में लिख सकते हैं, f इन ए वेक्टर फॉर्म. 100 न्यूटन तो आपका स्केलर फॉर्म में हो गया, वेक्टर फॉर्म में कितना हो गया 80 न्यूटन आई प्लस 60 न्यूटन जे. दैट इज फॉर्म. अगर इसकी मॉडुलस 100 में कैसे आ जाएगा, आप इसे निकाल के देख सकते हैं. इसकी मॉडुलस देखिए, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस. मॉडुलस का मतलब उसकी मैग्नीट्यूड, मॉडुलस ऑफ फोर्स. और ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर अंडर रूट एंड दिस कम्स आउट टू बी 100. सेम चीज आ जाएगा. मतलब क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम का आप हेल्प ले सकते हैं ना. कैसे बच्चे लोग, ये वैल्यू जो मैंने आपका एक्स कोऑर्डिनेट में बताया है आई वाले का, ये 80 आया है. और ये जो इस कोऑर्डिनेट पर परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट पर आया है वो 60 आया है. तो कोई भी लोग इसे पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकता है. अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो इस वेक्टर को f कहते हैं. दिस इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर अंडर रूट. आप समझ सकते हैं मैंने वो कैसे लिया. और अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इस डायरेक्शन को चेक करना रहे तो वो भी आप देख सकते हैं, tan थीटा y डिवाइडेड बाई एक्स. y पर कितना है 60 और x पर कितना है 80, ये दोनों कटेगा 3/4, दैट इज इक्वल टू tan 37 डिग्री. इसलिए इसकी वैल्यूज को थीटा चेक कीजिएगा 37. तो आपका चेक भी हो गया कि हमने जिस भाग को तोड़ा है क्या वो सही था या नहीं था. तो ये चेक भी हो गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया. चलो नेक्स्ट हम एक और चेक करते हैं. अब हमारा चेक करने का तात्पर्य ये है बच्चे लोग कि अगर हमने वेक्टर को ऐसे करके दे दिया, लेट अस सपोज F2 एंड दिस इज अगेन 100 न्यूटन.
लेकिन दिस टाइम दिस इज 37, 53 डिग्री लेट अस सपोज। अब आपका मैं पूछता हूं कि राइट इट इन ए कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कितना है। तो सबसे पहले एक्स कंपोनेंट किधर चला जाएगा, इस डायरेक्शन में, और इसका वाई चला जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये तो पॉजिटिव है वाई डायरेक्शन, लेकिन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसकी अगर लिखते हैं तो F2 की वैल्यू डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या आ जाएगा, F2 का एक्स डायरेक्शन में, F2 एक्स डायरेक्शन में लेंगे तो कितने बच्चे लोग हो जाएगा, 100 cos 53, 100 cos 53 डिग्री, 100 आ जाएगी, cos 53 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 3/5। इससे ये कटेगा और आपके पास क्या आ जाएगा, 60 न्यूटन। तो एक्स डायरेक्शन में कितना आ गया, 60 न्यूटन, और ये डायरेक्शन किधर है, निगेटिव की ओर इंगित करता हुआ निगेटिव की ओर है। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, F2 का एक्स डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में तो -60 और I न्यूटन, ये वेक्टर फॉर्म है। कंपोनेंट -60 न्यूटन है, लेकिन वेक्टर कंपोनेंट -60 I है। और अगर इसकी ये बात करें कितना हो जाएगा बच्चे, जो ऊपर वाला कंपोनेंट F2 का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वेरी सिंपल, आपके पास इस साइड y लेना, पॉजिटिव में चला जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 100 sin 53 डिग्री। चलिए 53 है, 100 हो जाएगा और पॉजिटिव तो रहेगा ही, sin 53 डिग्री का मतलब हो गया 4/5। ये आपका 20 और 80 न्यूटन, ये कंपोनेंट्स हो गया। कंपोनेंट हमेशा स्केलर होते हैं, लेकिन अगर वेक्टर कंपोनेंट कहेंगे तो कितना हो जाएगा, F2 y डायरेक्शन में वेक्टर की फॉर्म में लेंगे तो 80 न्यूटन, और हम लोग इसे j यूनिट वेक्टर कह सकते हैं y डायरेक्शन, इसलिए ये भी वेक्टर हो गया। तो आपने क्या देखा कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x निगेटिव है और y पॉजिटिव है। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो कैसा आएगा, आप यहाँ पर आ जाइए। अच्छा, इसको चेक कीजिए। नाउ दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सपोज कीजिए एक बार ये अभी भी 100 न्यूटन है, और लेट अस सपोज दिस इज ए 53 डिग्री। तो इसमें कौन कौन निगेटिव आ जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा और ये भी निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा इसका fx कंपोनेंट कितना हो गया, fx किसका, थर्ड के लिए, दिस मस्ट बी इक्वल टू 100 cos 53 डिग्री, निगेटिव साइन, और fy कितना हो जाएगा थर्ड के लिए, दिस इज -100 sin 53 डिग्री। ये भी कंपोनेंट्स हो गया। चलिए नेक्स्ट एक और देखते हैं। ये हम लोग किस क्वाड्रेंट में थे, थर्ड क्वाड्रेंट। एक लास्ट क्वाड्रेंट ऊपर ले लीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट पे यहाँ पर आ गया बच्चे, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको भी हमने F4 दिया, इसको F3 कर सकते थे, F3 के कंपोनेंट्स को हमने लिखा है, F4 को ले लीजिए, और लेट अस सपोज दिस इज ए 53 डिग्री। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट इसका देखिए, इसको कलम को ऐसे रखिए एरो की तरफ, और इसको इधर मोड़िए तो उस साइड चला गया पॉजिटिव, और उसी एरो को नज़दीक के एक्सिस पर लाइए, नज़दीक का एक्सिस वाई डायरेक्शन में ये वाला हो गया, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसकी वेक्टर आप अगर लेते हैं F4 वेक्टर के फॉर्म में, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, मान लीजिए F4 को अगर 100 न्यूटन दे दें, इसका F4 का x कंपोनेंट लिख रहा है, तो कितना हो जाएगा 100 cos 53 डिग्री, वेक्टर हटाएं, और अगर F4 का y लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 100 sin 53 डिग्री, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, y वाला में निगेटिव हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको हर एक का कंपोनेंट्स समझा दिया। चलिए नेक्स्ट, अब मैं आपको देता हूँ कि एग्जाम्पल को आप इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल से बेहतर ढंग से समझिए। एक इंक्लाइन है, दिस इज इंक्लाइन, एंड दिस इंक्लिनेशन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इज थीटा। और आप जैसे कि जानते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर काम करता है, डाउनवर्ड्स काम करता है। This is the acceleration due to gravity. I call it as g. Now, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, find components of g along and perpendicular to incline plane. अब इसके इंक्लाइन और परपेंडिकुलर करना, तो ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, दिस इज इंक्लाइन, और परपेंडिकुलर इस पर लाइन दे देंगे, यहाँ पर इसके ऊपर परपेंडिकुलर सेट कर देंगे, तो दिस इज द परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, ये बेहतर। अब अच्छा ये थीटा है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा थीटा आ जाएगा।
अगर इस वेक्टर को आप जिसकी कंपोनेंट निकालना रहता है, जिधर घुमाना रहेगा, उसे कॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये अगर वैल्यू जी जा रहा है, ये नीचे वाली वैल्यू, तो अगर इस वैल्यू को इधर घुमाना है तो कितना से घुमा रहे, थीटा से, इसको एक्स कर दीजिएगा। आप इसको मतलब कॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये डायरेक्शन को वाई हो गया। तो व्हाट इज द जी वाई डायरेक्शन, जी कॉस थीटा। अब एक काम कीजिए, इसको कोऑर्डिनेट को ऐसे ले लीजिए, इसको पॉजिटिव ले लीजिए और इसको पॉजिटिव ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो ये जी कॉस थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव। ये डायरेक्शन क्या हो गया, हम इसे जे डायरेक्शन मान सकते हैं, वेक्टर फॉर्म। अब आइए जी एक्स लिखिए तो कितना हो जाएगा बच्चे, जी एक्स के लिए तो जी साइन थीटा, अरे जो कॉस था उसको आप साइन कर दीजिए। तो ये वाला कौन सा काम, ये जी इधर है तो ये जी वाई इधर चला गया, और ये वाला क्या हो जाएगा, जी एक्स इक्वल टू जी कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, जी साइन थीटा। तो इसका मतलब ये जी एक्स वाला कंपोनेंट हो गया जी साइन थीटा, और ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, आई। अब बताइए इसकी साइन क्या लेंगे, इधर तो पॉजिटिव शो कर रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव। और वाई का क्या लेंगे, हाँ बस साइन कन्वेंशन, ये हम लोग मान लेंगे, एज्यूम दिस साइन कन्वेंशन, एज्यूम दिस साइन कन्वेंशन, ये हमने माना है। अगर इसका उल्टा भी रहेगा तो उल्टा साइन हो जाएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और अगर पूछे कि जी वेक्टर का कंपोनेंट्स को वेक्टर फॉर्म में लिखिए तो क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा आई प्लस जी कॉस थीटा जी, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अगर इसकी मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, इसकी मैग्नीट्यूड अगर पूछेंगे तो इसकी और इसकी कंपोनेंट्स को स्क्वायर कर दीजिएगा, जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड ऑफ कोर्स स्क्वायर, एंड दिस कम्स आउट टू बी जी। तो जी का मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये देखें ध्यान से, स्प्लिट पार्ट को अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाता है जो सिंगल वेक्टर था। नेक्स्ट, अब हमारा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि अगर दो वेक्टर से ज़्यादा दिया हुआ है किस जगह पर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, और उसका रिजल्टेंट पूछता है, तब कैसे निकालेंगे। तो इसका हेडलाइंस क्या आ जाएगा, फाइंड रिजल्टेंट of a large vector by resolving into perpendicular component parts। ये उसका हेडलाइन। चलिए मैं इसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बेहतर ढंग से समझाता हूं। जैसा ये आपके पास कोई एक वेक्टर, ठीक हो गया, मैं इसे डायरेक्शन के साथ चलता हूं। लेट अस सपोज दिस इज ए एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज द वाई डायरेक्शन। पहला वेक्टर आपके पास हम दे दिए 100 न्यूटन, ओके, कॉल इट ए F1। एक और वेक्टर जो आपको सीधे डाउनवर्ड लग रहा है 200 न्यूटन, और एक वेक्टर मैंने आपको और दे दिया इधर, लेट अस सपोज 400 न्यूटन, एंड दिस एंगल एज यूजुअल हमने शो किया 53 डिग्री, एंड लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो आपके पास हाउ मेनी वेक्टर्स आर देयर, F1, consider 2 is equal to F2 and consider this has to be the F3 vector. So there are 3 different vectors are there and you have to find the resultant of a large number। यहाँ लार्ज का मतलब कितना, 3 दिया हुआ है। आप अब कहेंगे एक और ले लें, कोई दिक्कत नहीं, आप एक और ले लीजिए। लेट अस सपोज देयर इज ए F4 is also there and this considered to be the 600 Newton। So there are 4 different vectors acting on a plane। किस प्लेन पर काम कर रहा है, कंपोनेंट पार्ट्स इन XY प्लेन। हम इसको स्पेस में नहीं ले रहे हैं, XY और Z में नहीं ले रहे हैं, सिर्फ प्लेन में ले रहे हैं। चलिए इसको जरा सा तोड़ने की कोशिश कीजिए, तो आप कैसे तोड़ते हैं, हर एक का X और Y लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो X किसका आ जाएगा, ये देखिए इसका X आ जाएगा, एक इसका X आ जाएगा, ये खुद X है, और Y का X नहीं हो सकता है कंपोनेंट। क्यों नहीं हो सकता है, आप अगर किसी को मान लीजिए कोई ये वेक्टर है, ये Y डायरेक्शन है, इसको X में लाना है तो कितना से घुमाएंगे, cos 90 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे ही cos 90 की मल्टीप्लाई करते हैं तो cos 90 जीरो हो जाता है। इसलिए एक बात आप स्पष्ट याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट शून्य होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो या शून्य होता है।
तो यहाँ पर अगर इस फोर्थ की बात कीजिए तो ये हॉरिजॉन्टल है, क्या इसका वर्टिकल होगा? बिल्कुल नहीं। इसकी तरह से 3 की बात कीजिए, इसके पास केवल वर्टिकल है, तो क्या इसका हॉरिजॉन्टल होगा? बिल्कुल नहीं। F1 ये इंक्लाइंड है, इसके दोनों होंगे, हॉरिजॉन्टल भी होंगे और वर्टिकल भी होंगे। F2 ये भी इंक्लाइंड है, इसके भी हॉरिजॉन्टल होंगे और इसके भी वर्टिकल होंगे। तो आपका इस तरह के प्रॉब्लम में क्या कहिएगा? सबसे पहले निकालिएगा सम ऑफ ऑल x कंपोनेंट्स, सबको जोड़ दीजिए। इसे हम लोग कैसे लिखते हैं? समेशन ऑफ fx। अब आ जाएंगे fx का समेशन क्या होगा, मैं लिख के समझाता हूँ। यहाँ पर आइए 100 है, इस पेन को ऐसे किए और इसको x के तरफ लाइए। कितना से घुमाना पड़ा आपको? 37 से, cos से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 100 cos 37 डिग्री। डायरेक्शन चेक कीजिए किस साइड है? इस साइड जा रहा है। कैसे इस साइड जा रहा है? ये एरोस को इधर है और एरोस को आप x में नजदीक में लाइए, इतना दूर इधर में नहीं जाइए, नजदीक में लाइए। 100 cos 30, इस डायरेक्शन को आप क्या लेते हैं? पॉजिटिव है। इसमें दूसरा वेक्टर को आइए, ये वेक्टर एक खुद ही इधर जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको रिजॉल्व नहीं करना, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यूज को लिखिए। कितना ये वैल्यूज है? 600, लेकिन इसकी साइन क्या होगा? निगेटिव। प्लस इसलिए दिए कि वेक्टर है तो एडिशन करेंगे, लेकिन साइन के साथ, तो साइन क्या है? इस साइड निगेटिव है। 2 खत्म हो गया। तीसरा और कौन बचा? ये बचा। इसका देखिए वेक्टर ऐसे करके, इसको नजदीक के एक्स एक्सिस, उतना दूर तो नहीं ले जाएंगे, नजदीक से, तो कितना से घुमाना पड़ रहा है इसको? एक्स एक्सिस में 53 से घुमाना पड़ता है, तो उसके कॉस से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 400 है एंड कॉस कितना वैल्यूज है इसका? 53 डिग्री है, तो कॉस 53 डिग्री। अब एक और चेक कीजिए, चौथा वेक्टर, ये वर्टिकल है। मैंने बताया वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता है, तो एक वर्टिकल के लिए इसका 0। अब इसकी वैल्यूज को निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 100 है, पॉजिटिव है। cos 37 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/5। बेहतर। प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, और माइनस में 600 है, पूरा के पूरा 600 है, नो कॉस 400। cos 53 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/5। ठीक है, cos 37 की वैल्यू लेते हैं एंड 53 को 3/5। 53 में आपको इसमें कभी भी डाउट्स होगा तो आप ऐसे कर दीजिएगा। 53 के लिए क्या होता है? ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 3 है। जैसे ही आपने लिया cos 53, यहाँ पर आ जाइए, cos 53 का लेंगे तो आ जाएगा 3/5, और उसी तरह से cos 37 का लेंगे 4/5। अब आपको इसको सॉल्व करना है, कितना आ जाएगा? 20 से ये कटेगा 20, आपके पास आ गया 80 माइनस 600, और ये भी कटेगा प्लस 240। ठीक, इसको सॉल्व करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 320 माइनस 600। ये प्लस है और ये प्लस है, आप इसे जोड़ सकते हैं 320, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपके पास 280 न्यूटन। साइन क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। ये बात आप समझ गए। इसलिए समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चे लोग कितना आ गया? 200 न्यूटन। और ये किस साइड जा रहा है? एक्स पॉजिटिव में ना जाते हुए एक्स निगेटिव में आ जा रहा है। इसी तरह से समेशन वाई निकालिए। आप आइए यहाँ पर, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल, एक एक करके बच्चे लोग आइए। ये cos 37 था एक्स में, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? साइन। तो 100 साइन 37, इसकी वैल्यू क्या आ गया? 100 साइन, नीचे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 100 साइन 37 डिग्री। क्योंकि x कंपोनेंट में cos था, तो इसका y कंपोनेंट आ जाएगा साइन 37 डिग्री। साइन ऊपर जाता हुआ इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा। दूसरा ये एक सीधा नीचे जा रहा है, जिसको नीचे में सीधा नीचे, उसको घुमाने की जरूरत नहीं है, और ये नीचे आने के कारण क्या आ जाएगा? इसमें उसको निगेटिव साइन देंगे, तो 200। कोई इसमें cos साइन नहीं दे रहा है। इसका आपके पास क्या आ जाएगा? इधर cos हुआ था, घुमाए थे जब x एक्सिस में तो cos था, तो y एक्सिस में क्या आ जाएगा? साइन, और नीचे की ओर है तो -400 इंटू साइन 53। ये बात को ध्यान, इसको सॉल्व कर लीजिए। आपके पास 4 वेक्टर था, 1 2 3। अब ये 600 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा? 0। क्यों 0? मैंने बताया हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल नहीं कंपोनेंट होते हैं और वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल नहीं होता। इसको सॉल्व करना है। ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। साइन 37 की वैल्यू कीजिएगा तो 3/5 आ जाएगा। -200 -400
अब यहां पर आ जाइए 400 साइन 53 की वैल्यू क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये कटेगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 60 माइनस 200, ये वैल्यू कटेगा, ये वैल्यू हो जाएगा 240। ओके 320। अब इसको सॉल्व करना है बच्चे लोग, कैसे सॉल्व करेंगे ये आप यहां पर देख सकते हैं। 320 मतलब इसको जरा सा साइन को देखिए, चलिए 60 ये हो गया 520। इस 520 से अगर ये घटेगा तो आपके पास आ जाएगा 460, बिल्कुल आ जाएगा 460। और डोमिनेट साइन किसका करेगा नेगेटिव, 460 न्यूटन आने। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे लोग, एफ सभी का जोड़ने पर इफेक्ट वाई डायरेक्शन में निगेटिव आता है और एक्स डायरेक्शन में भी निगेटिव आता है, तो रिजल्टेंट किस ओर चला जाएगा। अब आइए रिजल्टेंट के लिए, ये इसका हो गया समेशन ऑफ एफ वाई एफ एक्स हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया समेशन ऑफ एफ वाई। इसका वैल्यूज कितना है समेशन ऑफ एफ एक्स का -280 जो मैंने कैलकुलेट किया, और इसका वाला वैल्यू कितना आ रहा है -460। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। अब इस वेक्टर को इसके पैरेलल में ड्रॉ कर दीजिए, मतलब ये उसका x हो गया और ये वाला इसका 460 विथ नेगेटिव साइन, ये आ गया। इसको हमने, और ये लेट अस सपोज अल्फा। अब रिजल्टेंट कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, चूंकि ये रिजल्टेंट पार्ट हो जाएगा एफ रिजल्टेंट। तो व्हाट इज द एफ रिजल्टेंट, पाइथागोरस से क्या हो जाएगा 280 का स्क्वायर 460 का स्क्वायर, 280 का माइनस में स्क्वायर प्लस -460 का स्क्वायर अंडर रूट। इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। व्हाट इज tan अल्फा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, तो ये वाला 460 एफ वाई समेशन डिवाइडेड बाई एफ एक्स समेशन 460 विथ नेगेटिव साइन 280 विथ नेगेटिव साइन, कट गया 0 से 0 कट गया 46/28 अल्फा की वैल्यू आ गया। इस तरह से मैंने आपको बताया एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट by resolving the vectors into different Cartesian या perpendicular coordinates and then find the summation of x component। इस किसी भी वेक्टर का सबका x एक साथ जोड़ दीजिए, उसी तरह सबका y को एक साथ जोड़ दीजिए, और तब उसको देखिए कि किस डायरेक्शन में किस कोऑर्डिनेट में है। तो ये निगेटिव है, x वाला भी है और y वाला भी निगेटिव है। इसका मतलब हो गया निगेटिव और निगेटिव थर्ड कोऑर्डिनेट में, मैंने थर्ड कोऑर्डिनेट में लिया, fx को अपनी जगह पर ड्रॉ किया, y को ट्रायंगल क्लोज कर दिया, अल्फा एंगल की वैल्यूज को निकाल लिए और पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्ट निकाल लिए। बेहतर ढंग से आपको समझा दिए। आप इसे एक बार रिव्यू कीजिए और आप और अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। नेक्स्ट, अब मैं आपको जरा सा ज्योमेट्री से बता दूं कि कभी भी कोई कंपोनेंट्स आते हैं, मान लीजिए आपको किसी का कंपोनेंट्स लिखना है, तो हम लोग इसको ज्योमेट्रिकली क्या कह सकते हैं, इसका x कंपोनेंट को अगर ax लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a along x एक्सिस, दैट इज कॉल्ड x कंपोनेंट। और उसी तरह से अगर इसका हमें इसके ऊपर अगर ले लेते हैं प्रोजेक्शन, अगर ay ले लेते हैं तो ये भी क्या कहलाता है ay प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a along y एक्सिस, ये बात है। तो किसी भी वेक्टर्स का प्रोजेक्शंस हम ले सकते हैं और वो हमारा कंपोनेंट्स भी कहलाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, प्रोजेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं कंपोनेंट्स along x, और ये क्या कहलाएगा कंपोनेंट्स along y डायरेक्शन। बहुत अच्छे ढंग से बता दिया मैंने आपको। अगर कभी हमारा कोई दूसरा वेक्टर रहे, एक को, जैसे कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, इस वेक्टर्स को x पर लेते हैं। अब अगर हमारे पास ऐसा करके दिया रहे, इसके भी समझिए, मान लीजिए कोई a वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर b वेक्टर है और दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ a ऑन b कितना हो जाएगा, आप इसको परपेंडिकुलर डालिए। ये जो पार्ट आ गया ax, दिस इज कॉल्ड a cos थीटा। तो कभी भी किसी वेक्टर का कंपोनेंट्स निकालना है तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, थीटा इज क्या है
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। किसके किसके बीच की बात हो रहा है? ए एंड बी की बात हो रहा है, ए एंड बी की बात हो रहा है। तो कंपोनेंट्स का मतलब समझ गए। और उसी तरह से अगर बी को ए पे निकालना है तब कैसे करेंगे, इसको भी आप जरा सा देखिए। यहां जैसे मैंने इसे दिया बी और इसे दिया मैंने ए, ठीक है। अब अगर आपको निकालना है कम, इसमें क्या आपको बताए थे हमने, ए एक्स क्या था? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी था। उसी तरह से अगर हम कंपोनेंट्स को क्या कह सकते थे? प्रोजेक्शन भी कह सकते थे, प्रोजेक्शन भी कह सकते थे। प्रोजेक्शंस ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। लेकिन अगर प्रोजेक्शंस बी की अगर हम लोग ए पर लेना चाहें तो क्या हो सकता है, ये भी देखिए। ए पर आप परपेंडिकुलर इसको ड्रॉ कीजिए, ये भी थीटा हो गया, ये बी वेक्टर हो गया और ये ए हो गया। तो ये क्या कहेगा? बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा इज ए प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। और इसी को कंपोनेंट्स भी कहते हैं। प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स ऑल्सो। नेक्स्ट है कि वेक्टर्स को हम लोग रिजॉल्व अगर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना करके दो गिवन डायरेक्शन में करना रहे तो कैसे करेंगे? तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर into two different directions, such that they are not perpendicular to each other। एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं है। कहिए कैसे समझिए बेहतर, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मानिए कि आपके पास कोई ये एक वेक्टर, लेट अस सपोज आई कॉल दिस ए वेक्टर, ठीक हो गया। अब आपको इसको दो अलग डायरेक्शंस में रिजॉल्व करना है। एक इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है और दूसरा इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, ठीक हो गया। आपको मैंने ये दे दिया, ये पहला डायरेक्शन हो गया, O2 P ले लीजिए और इसे ले लीजिए दूसरा डायरेक्शन O2 Q। तो दीज आर टू डिफरेंट डायरेक्शंस। वेक्टर कौन है? ए है। इससे ये एंगल कितना बनाता है? लेट अस सपोज अल्फा, और ये एंगल कितना बनाता है? बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। दैट इज आवर कंडीशन। इस अगर 90 डिग्री है तब तो बहुत आसानी से मैंने पहले ही बता दिया था आपको, कॉस थीटा और साइन थीटा आता है। लेकिन अगर कोई ये वेक्टर ए है और इसे OP या OQ में रिजॉल्व करना है, मतलब इसमें क्वेश्चन क्या है? ए वेक्टर इज टू बी रिजॉल्व्ड इनटू टू नॉन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, टू नॉन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, OP and OQ, OP and OQ दो डायरेक्शंस में करना है। चलिए मैं बताता हूं क्या करेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि जो वेक्टर है उस वेक्टर के लाइन को एक पैरेलल में ड्रॉ कीजिए। तो ये जिस लाइन पर दिया हुआ है इस लाइन को ड्रॉ कीजिए। एंड दिस इज ए हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है आप इसे ध्यान से देखिए। अब आपको क्या करना है कि एक हॉरिजॉन्टल को ले लीजिए, ये वाला आपका हॉरिजॉन्टल हो गया OP वेक्टर, ठीक है। अभी मैं छोटा, और इसके पैरेलल में एक और लाइन को ड्रॉ कीजिए और छोटा कीजिए, और इसके पैरेलल में एक और लाइन को ड्रॉ, ये लाइन हो गया। तो इसके हिसाब से आपको क्या सोचना है? OP ये वेक्टर को आपने ड्रॉ किया और इसके OQ के वेक्टर में हमने इसको एक और वेक्टर ड्रॉ किया, इस लाइन को। अच्छा ये बताइए कि ये लाइन का एंगल क्या हो जाएगा? दिस इज अल्फा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर ए है तो इस वेक्टर का नाम आप ए दीजिए, OP का डायरेक्शन पर OP दिए और इस लाइन को उठा के यहाँ पर इसके पैरेलल में ड्रॉ कर दिया। मतलब ये वाला लाइन क्या हो गया? हमने इस लाइन के पैरेलल में एक और लाइन को ड्रॉ किया, ऐसे लाइन को ड्रॉ किया। इसका मतलब हो गया ये वाला दोनों एंगल मिला के कितना हो जाएगा? अगर ये दोनों पैरेलल हो गया तो ये एंगल क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। यही मैं कहना चाहता था
कि ये वाला एंगल आपके पास क्या हो जाएगा तब, अल्फा प्लस बीटा। एक बार बेहतर ढंग से समझ, इस लाइन को ओ क्यू है तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक ओ हो गया और दूसरा क्यू हो गया। ये दोनों पैरेलल है आपका, ओ क्यू ये और ये। ओ क्यू हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता, अल्फा प्लस बीटा, ये भी हॉरिजॉन्टल से। इसका मतलब ये हो गया कि बच्चे लोग ये एंगल कितना होगा, ये बीटा बना रहा और ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल कितना हो गया, बीटा। इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया बच्चे लोग, बीटा हो गया। फिर से देखिए, ये दोनों पैरेलल है, ये अगर इससे बना रहा है बीटा, किससे बना रहा है, इससे, तो ये भी उसी के पैरेलल लाइन से ये भी कितना बनाएगा, बीटा एंगल बनाएगा। इसलिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चे लोग, ऐसे भी एक्सटीरियर एंगल अल्फा प्लस बीटा एक्सटीरियर आ गया, तो ये इंक्लूडेड एंगल क्या हो गया, इसको अगर हम लोग डेल्टा मान लें तो व्हाट इज ए डेल्टा, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया। नाउ अब हमें क्या निकालना है, दो चीज निकालना है। एक निकालना है लेट अस सपोज A1 और दूसरा निकालना है A2। यही ना दो कंपोनेंट्स हो गया, एक कंपोनेंट्स आपसे ये पूछा था और दूसरा कंपोनेंट इसके पूछा था। तो A1 और A2 की वैल्यूज को आपको बताना है, A1 एंड A2 इसको भी बताना है और इसको भी बताना है। कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल रूल्स की प्रॉपर्टीज पर आ जाइए। क्या ट्रायंगल रूल कहता है कि आप अगर A को लेते हैं तो साइन इंक्लूडेड एंगल के साथ लीजिए, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू साइन डेल्टा। और अगर आप A1 को लेते हैं तो उसके साइन से लीजिए साइन बीटा। और आप अगर A2 को लेते हैं उसके साइन के प्रोपोर्शनलिटी में लीजिए A2 साइन अल्फा। नाउ ए साइन डेल्टा की वैल्यूज को आप कैलकुलेशन से पुट कर सकते हैं, तो साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू आ गया। A1 साइन बीटा, A2 साइन अल्फा, ठीक आ गया। अब इसकी वैल्यूज को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता, ऑल साइन पॉजिटिव। दिस इज A1 साइन बीटा एंड दिस इज A2 साइन अल्फा। याद कीजिए आपको निकालना क्या, A1 और A2, इससे निकाल लीजिए। तो A1 का वैल्यू कितना हो गया बच्चे को, A1 की वैल्यू लेते हैं तो A साइन बीटा डिवाइडेड बाय A1 हमने यहां पर दिया A1 A साइन बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा। बेहतर ढंग से आपका A1 की वैल्यू निकल गया। आपको यही पूछा था, इसमें एक पूछा था कौन सा बच्चे लोग, ये A1 पूछा था और आपके पास ये A2 पूछा था। A1 की वैल्यू आ गया, व्हाट इज A2, इसको और इसको एक बार फिर से मिलाइए तो क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू A साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। इस तरह से हमने ये क्या बताया आपको, ये भी कंपोनेंट्स ही है। A1 और A2 क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, लेकिन ये दो स्पेसिफाइड डायरेक्शंस में है जो कि आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, तब इसकी बात हो जाएगा। और अगर आप ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो जाता तो क्या हो जाता, अगर अल्फा प्लस बीटा 90 तो ये हो जाता साइन 91, ये साइन 91, तो A2 इक्वल टू A साइन अल्फा और A1 इक्वल टू A साइन बीटा, इजी वेक्टर आ जाता। वो कौन सा आ जाता, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स आ जाता। कि हमारा कॉन्सेप्ट्स कंपोनेंट्स में बेहतर ढंग से समझ में आ गया। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट कर देते हैं। तब तक में आप लोगों को क्या करना है, आराम से पढ़िए, और जो लोग नए हैं वो हमेशा पुराने वीडियोस को देखना, अपने कॉन्सेप्ट को पूरा कीजिए। इस तरह कंपोनेंट्स और रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर को मैंने आपको बेहतर ढंग में समझा दिया। आगे न्यूमेरिकल्स का नेक्स्ट वीडियो पर मैं आपको डाल दूँगा।